मेरे पति को मरे हुए 15 साल हो गए थे और आज जब मैं अपने पति का पुनर्जन्म देखा, आज जब मैं मार्केट में जा रही थी तो मैंने अपने पति के जैसा बिल्कुल 20 साल लड़के को देखा। मैं देखकर हैरान थी। मेरे पति की मौत एक बीमारी से हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि यह हूबहू मेरे पति ही जैसा था और मैं अपना पति समझकर उस 20 साल के लड़के के पीछे भागने लगी। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में, पति का पुनर्जन्म कैसे हुआ। मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर इंतज़ार इंतज़ार में ही रह गया। मेरे पति इस शादी से खुश नहीं थे। मेरे पति का नाम अविनाश था। अविनाश अभी शादी करना नहीं चाहते थे। उन्हें ये शादी करनी नहीं थी। उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दिया था और इसी वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहे थे। वह अपने माँ बाप से कह रहे थे कि आपने मेरी शादी तो करा दिया, ठीक है, मगर मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और मेरा जब मन करेगा मैं अपने कमरे में जाऊँगा। आप लोग मुझे ज़बरदस्ती मेरे कमरे में जाने के लिए ना कहें। तभी मेरी सास यह बात सुनकर अपने बेटे से कहेगी, बेटा तेरी शादी हो गई है, वह अब तेरी पत्नी है, उसे अब तो इग्नोर नहीं कर सकता है। क्या है, क्यों मना कर रहा है, क्यों शादी तुझे नहीं करना था। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। तुझे अपने पति के पास जाना ही पड़ेगा, तुझे मेरी कसम है। मेरी सास ने अपनी कसम देकर अविनाश को मेरे कमरे में आने पर मजबूर कर दिया। अविनाश अपनी माँ का कसम सुनने के बाद मेरे कमरे में आए। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने मुझे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वह मुझे इग्नोर कर दिया। मैं वैसे ही बेड पर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अविनाश बाथरूम में नहाने के लिए गए हुए थे। मुझे लगा कि मुझे उठने में देर तो नहीं हो गई है, न जाने अब क्या होगा। मेरा ससुराल में पहला दिन था और मैं इतनी लेट से उठ रही हूँ। हड़बड़ाकर मैंने घड़ी को ढूंढना स्टार्ट किया। घड़ी दीवार पर टंगी हुई थी। जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो अभी 6 ही बज रहे थे, मगर इतना जल्दी अविनाश उठकर नहाकर कहाँ जाने वाले हैं। जैसे ही मैं सोच रही थी, अविनाश नहाकर आ चुके थे और वह अपना कपड़ा पहनकर बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई। जब अविनाश को नहीं देखी तो मुझसे पूछा। मैंने बता दिया कि वह नहाकर तैयार होकर सुबह ही निकल गए हैं। फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि अविनाश के रवैये पर तुम ध्यान मत दो, वह अभी शादी करना नहीं चाहता था। हम लोगों ने जोर ज़बरदस्ती किया तो वह थोड़ा नाराज़ हो गया है। तुम उसकी बात को दिल से मत लगाना। वह थोड़ा गुस्सा करेगा मगर समझ जाएगा। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते हैं। वह धीरे धीरे समझ जाएगा और तुम भी उसे प्यार दोगी तो वह भी मान जाएगा और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और अपनी ज़िद भी छोड़ देगा। तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता टेबल पर लगा हुआ है। मेरी सास मुझे कहकर चली गई और मैं भी तैयार हो गई थी। मैं भी अविनाश की बात को दिल से नहीं लगाया। मेरी सासू माँ ने जो कहा था उस पर अमल किया। नाश्ता कर कर फिर मैं किचन में दोबारा खाना बनाने के लिए गई दोपहर का, मगर मेरी सास ने मुझे किचन में काम नहीं करने दिया और कहा कि अभी नहीं करना है, अभी तुम इस घर की नई बहू हो। यह कहकर मुझे किचन से जाने के लिए कहा और मैं अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और अविनाश के ही बारे में सोच रही थी कि मैं उनसे बात करना कैसे शुरू करूं, उनके दिल के करीब कैसे आऊं, आखिर क्या काम करूं जो मुझे पसंद करने लगे। यही सोच रही थी तभी अविनाश भी आ चुके थे ऑफिस से। मैं फट से उनके लिए चाय बनाकर लाई। जैसे ही मैंने अविनाश को चाय दिया, अविनाश मेरा मुंह देखने लगे और मुझसे गुस्से से कहा कि मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। मैं फट से आकर कॉफ़ी बनाया और कॉफ़ी बनाकर लाकर अविनाश को दिया। इस बार अविनाश ने कुछ भी नहीं कहा। कॉफ़ी मेरे हाथ से लेकर पीना शुरू कर दिया। फिर दोबारा मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं ही अविनाश से कहा कि खाना खा लीजिए, खाना टेबल पर लगा चुका है। अविनाश ने कहा कि हाँ मैं आता हूँ, तुम चलो। धीरे धीरे कर कर अविनाश मुझसे बात करने लगे थे। धीरे धीरे अविनाश का गुस्सा शांत हो गया था
और मैं उनका हर एक काम कर दिया करती थी और वह भी मुझे अपनी पत्नी समझने लगे थे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच की दूरियां भी थोड़ा कम हो गई थी। मैं उनके अच्छे से ख्याल रखती थी, वह भी मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिए थे। सब कुछ हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही चल रहा था। मगर एक दिन अचानक ऐसा दिन आया, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। शादी के पहले एनिवर्सरी वाले दिन घर में पार्टी चल रही होती है, तभी अचानक से अविनाश की तबीयत खराब हो जाती है। वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। हम लोग उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उन्हें का अच्छे से चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, मगर टेस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यह ज़मीन पर क्यों गिरे, आखिर उनकी तबीयत अचानक क्यों ख़राब हुई। यह तो टेस्ट की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। आप अविनाश को अपने घर ले जा सकते हैं जब तक। अविनाश को हम लोग लेकर घर आ गए थे। सब कुछ बहुत बढ़िया था। अविनाश की तबीयत में भी सुधार आ चुका था, मगर कहीं न कहीं डर भी था, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर रिपोर्ट सही नहीं आया तो आपके पति के बचने का चांस बहुत कम होगा। डॉक्टर को शक था कि अविनाश को कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। इसी वजह से डॉक्टर ने उनका टेस्ट करवाया था। आज जब अविनाश डॉक्टर के यहाँ से वापस आए तो उनके हाथ में रिपोर्ट थी और वो बहुत ज़्यादा उदास थे। उनके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लग गया था कि रिपोर्ट अच्छा नहीं आया होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। आखिर अविनाश के साथ ऐसा क्यों हुआ? जो डर था वही हुआ। अविनाश ने कहा कि मेरा रिपोर्ट सही नहीं आया है, मुझे सच में ब्रेन ट्यूमर है। यह बात सुनते ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैं वहीं पर रोते हुए नीचे गिर गई थी। तभी अविनाश ने मुझे उठाया और मेरा आंसू पोंछा और कहा कि पता है मैं क्यों शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी की बात पहले से पता थी, मगर मैं घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि सब टूट जाते। अगर पिताजी और माँ को पता चलता तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। तुम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास मुझे लेकर गई थी वह पहले से ही मेरा इलाज कर रहे थे, इसलिए तो वह फिर से रिपोर्ट निकलवाई हैं कि कहीं बीमारी कहाँ तक मुझे घेर लिया है। मैं अविनाश की बात सुनकर अविनाश से कहने लगी, जब यह बात आपको पता थी तो आप अपना इलाज क्यों नहीं करा रहे थे? सही से क्यों नहीं करा रहे थे? लापरवाही क्यों कर रहे थे? तो अविनाश ने कहा कि मैं कुछ लापरवाही नहीं किया, मैं तो अपना दवा टाइम पर लेता हूँ और खा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों यह बीमारी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अब मेरा बचने का बहुत कम चांस है। मैं अविनाश को पकड़कर रोने लगी। उनकी माँ और उनके पिताजी भी अपने बेटे को इस हालत में देखकर पूरे से टूट गए थे। फिर मैं अविनाश से कहा, अविनाश इसका इलाज यहाँ नहीं है, मगर इसका इलाज तो विदेश में है ना। मैं तुम्हें विदेश लेकर जाकर तुम्हारा इलाज कराऊंगी, वहाँ तुम ठीक हो जाओगे। अविनाश मेरी बात सुना और कहा कि हाँ, यह बात तो तुमने सही कही, मगर तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। तुम यहाँ रहकर पिताजी और माँ को संभालोगी। मैं अपने दोस्त के साथ अपना इलाज कराने के लिए चला जाऊँगा। यह कहकर अविनाश विदेश जाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद किया, मगर अविनाश मेरी बात ना सुने और वह अकेले ही अपने दोस्त के साथ विदेश चले गए थे। उनके जाने के बाद 2-4 बार मुझे उनकी बात फ़ोन पर हुई थी, मगर उनकी तबीयत और दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उनके दोस्त ने कहा कि उनका बचना अब मुमकिन नहीं है। मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, मगर उनके दोस्त ने मना कर दिया और कहा कि आने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाभी, मैं अविनाश को लेकर वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह बात सुनते ही मैं पूरी तरह से टूट गई थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, उसके दूसरे ही पल अविनाश के दोस्त का फ़ोन आया। उस फ़ोन को सुनने के बाद मैं पूरी तरह हिल गई थी। अविनाश के दोस्त ने कहा कि अब अविनाश इस दुनिया में नहीं रहा।
ये बात सुनते ही मैं ज़मीन पर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरी सास ससुर मुझे देखकर रो रहे थे और मुझे समझा रहे थे, बेटा जो नसीब में था वही हुआ। देख, मैं भी अपने न जवान बेटे को खोया है मगर खुद को संभाला है। तू भी खुद को संभाल, यह ऊपर वाले की मर्ज़ी है। मगर मैं अविनाश के गम से उभर नहीं रही थी। दिन पर दिन मैं भी बीमार पड़ती जा रही थी। मेरे सास ससुर ने मेरी माँ को कॉल कर कर बुलाया और मुझे उनके साथ चंडीगढ़ भेज दिया। मेरे माता पिता चंडीगढ़ में ही रहते थे। मैं जब अपने घर पे थी तो तब भी मैं अविनाश के बारे में ही सोच रही थी। न घर से निकलती थी और न ही ढंग से खाना खाती थी। बस उसके ही ख़्याल में रहती थी। मेरी ज़िंदगी तो मानो ख़त्म ही हो गई थी। अविनाश के जाने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी माँ ने मुझे समझाया और कहा कि तुझे अपनी फ़िक्र नहीं है। कम से कम तेरे कोख में पल रहे बच्चे की तो फ़िक्र कर। उसके लिए तुझे जीना होगा। तू अपने पति की आखिरी निशानी को अच्छे से संभाल क्योंकि यह तेरे पति का आखिरी निशानी है। जब मेरी माँ ने मुझे कहा तो मैं समझ गई और मैं अपनी कोख में पल रहे बच्चे की खातिर फिर से जीना सीखा और सब कुछ भूल कर अलग ही ज़िंदगी जीने लगी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे की खातिर। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैंने अपने बेटे का नाम अविनाश रखा था क्योंकि वह देखने में बिल्कुल अपने पापा की तरह ही था। उसे देखकर मैं फिर से जीने लगी थी। मगर कहीं न कहीं मुझे अविनाश की कमी खलती थी और मुझे अपने सास ससुर की भी फ़िक्र सताती थी क्योंकि अविनाश के अलावा उनका कोई दूसरा संतान भी तो नहीं था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने सास ससुर को अपने साथ रख लेती हूँ। अब उनका एक पोता भी तो है, इसलिए मैंने अपने सास ससुर को अपने पास रहने के लिए बुलाया। मगर वह लोग अपना पुश्तैनी मकान छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। उनका कहना था कि यहाँ बहुत सी यादें हैं, यहाँ पर मेरे बेटे की यादें हैं। हम लोग यहाँ यादें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। उन्हें मैंने बहुत मनाया मगर वह बात मानने को तैयार नहीं हुए और मैं उन दोनों को यूं ही अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। मेरे सास ससुर अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपने बेटे की याद के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इसलिए मैंने भी अपनी माँ का घर छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल आ गई थी। जब मैं आई तो मेरे सास ससुर मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। अपने पोते से मिलकर बहुत खुश हुए और खुशी में अपने पोते को गले से लगा लिया। मेरे ससुर अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब उनसे काम नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे कर कर घर का खर्चा चलाते थे। अब उनसे काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए नौकरी तलाशना शुरू किया। मुझे एक स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली थी और मैंने वह नौकरी करना शुरू कर दिया था। सैलरी भी मुझे अच्छी खासी मिलती थी। सैलरी से घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मैं और मेरे ससुर दोनों मिलकर घर को चलाने लगे थे। वह मुझे अपनी बेटी समझने लगे थे। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन स्कूल के आने के बाद शाम में जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास ने मुझे मार्केट से सब्जी लाने के लिए कहा। वह मुझे कहती थी बाहर घूमो जाओ, अपना मन बहलाओ। बस स्कूल से आकर घर में बंद हो जाती हो, अपने लिए भी टाइम निकालो। इसलिए आज ज़बरदस्ती मेरी सास ने मुझे मार्केट में भेज दिया। आज मैं मार्केट में सब्जी लाने के लिए आई थी, मगर मैंने जो अपने आँखों से देखा उसे देखने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। अपने आँखों पर हो ही नहीं रहा था। मैं अपने पति के जैसा एक नौजवान लड़के को देखा तो वह बिल्कुल मेरे पति के जैसे लग रहा था। मगर मेरे पति को मरे हुए 15 साल हो चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वही नाक, वही आँख, सब कुछ वही था। उनकी कहीं दूसरी जन्म तो नहीं हुई है। मैं उस लड़के का पीछा करने लगी मगर मेरी आंखों से वह ओझल हो गया। मैं फिर भी उसे तलाश कर रही थी। मैं तलाश कर थक चुकी थी मगर वह मुझे दोबारा नहीं मिला। मैं घर आई और आकर अपनी सास को बातें बताई
और कहीं कि क्या दोबारा जन्म होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह अविनाश ही थे। अविनाश 15 साल पहले जैसे लगते थे वैसे ही लग रहे था। वह लड़का मेरे पति के जैसा ही था। कहीं मेरे पति का दूसरा जन्म तो नहीं हुआ है। मेरी सास मेरी बात सुनकर कहने लगी, नहीं कह सकती हूँ, ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। मेरी सास ने फिर आगे मुझसे कहा कि तू जो कह रही है, काश यह बात सच होती तो अच्छा होता। मैंने सुना तो बहुत है कि दूसरी जन्म होती है, मगर मुझे यकीन नहीं है कि दूसरा जन्म भी होता है। मैंने अपने सासू माँ को यकीन दिलाया और कहा कि मैंने जो देखा है अपने आँखों से, उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि दूसरा जन्म होता है। जो मैंने सुना था वह सच होता है। आज मैंने अपनी आँखों से मैंने देख लिया है। मेरी सास ने कहा कि देख, तूने क्या देखा आँख से ये मुझे नहीं पता। अगर उसका दूसरा जन्म हुआ है तो वह हम लोगों को ज़रूर याद कर कर आएगा। मगर बहुत अजीब बात है, ऐसा मैंने फिल्मों में और लोगों के मुंह से सुना था, कभी हकीकत में नहीं देखा है। मेरी सासू माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर मेरी आंखों का धोखा नहीं था। मैंने अपने सासू माँ को कहा कि मैं आपको उस लड़के से मिलवा कर ही रहूँगी, तब जाकर आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। मेरी सास ने कहा, ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ। अब तो मैं हर दिन मार्केट खुद ही जाती थी, हर दिन किसी लड़के को तलाश की थी। 2-4 दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर वह दोबारा मुझे नज़र नहीं आया। मगर फिर भी मैं मार्केट जाती थी। आज फिर मैं स्कूल के आने के बाद मार्केट गई। मेरी नज़र मेरे पति को ही ढूंढ रही थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाया। एक सब्जी के पास वह लड़का आज फिर सब्जी ले रहा था। मैं अपना सारा सामान छोड़कर उस लड़के के पास, जैसे ही मैं गई वह लड़का वहाँ से निकल गया। मैं उसका पीछा करने लगी। वह पैदल ही चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। मैं उसका घर देखना चाहती थी। वह अपने घर के पास आ गया और मैं आकर वह अपने घर का डोर बेल बजाया। उसकी माँ ने उसका दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर बंद कर दिया। मेरा मन किया कि मैं जाकर उन लोगों को सारी बात कहूँ, उनको बताऊँ अपने पति के बारे में। वह औरत मेरी बात ज़रूर सुनेगी। और यही सोचकर मैं भी उस लड़के के घर का डोर बेल बजाया। जब मैं उसका डोर बेल बजाया तो फिर उसी लड़के ने दरवाज़ा खोला। मैं उसे लड़के को देखने लगी और फिर उसकी माँ आई। मैंने उसकी माँ को कहा कि यह मेरा पति है। उसकी माँ मेरी बात सुनकर कहने लगी, कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? यह आपका पति कैसे हो सकता है? यह आपसे कितना छोटा है? आप मेरे बेटे को अपना पति क्यों कह रही हैं? अभी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। वह मेरी बात सुनकर भड़क गई थी। फिर मैंने उसे अपने बारे में सारी बात बताया कि मेरे कहने का मतलब वह नहीं है, मेरे पति की दूसरी जन्म हुई है। पहले यह मेरा पति था और दूसरा जन्म में आपका यह बेटा बन गया है। मेरी बात सुनकर वह औरत मुझे पागल कहने लगी। फिर मैंने अपने पर्स में से अपने पति का फ़ोटो निकाल कर दिखाया। वह देखकर हक्का बक्का रह गई और कही, यह तो मेरा पति है। यह मेरे पति का फ़ोटो है, आपके पास क्या कर रहा है? और यह मेरा बेटा जो बिल्कुल मेरे पति जैसा दिखता है। उस औरत की बात सुनकर मुझे भी झटका लगा। मैंने कहा कि यह कैसे हो सकता है? फिर उस औरत ने मुझे अपने घर में बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि यह मेरा पति है। जिसकी तस्वीर तुमने दिखाया है वह मेरा ही पति है। अभी मैं अपने पति से तुम्हें मिलवाती हूँ। फिर उस औरत ने अपने पति को बुलाया। मैं जब उसके पति को देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। यह तो अविनाश था। अविनाश मुझे देखकर एकदम दंग रह गई। मैं आगे बढ़कर अविनाश से पूछा कि आप जिंदा हैं, आप मरे नहीं हैं। फिर यह सब क्या है? क्यों झूठी खबर फैला दी कि आप मर चुके हैं? यह आपका बेटा है और मैं समझ रही थी कि आपका दूसरा जन्म हुआ है। आप मुझे बताइए ये सब क्या है? क्यों खुद को मरा माया? आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया?
मैंने बहुत सवाल करना शुरू कर दिया। फिर मेरी बात सुनकर अविनाश ने कहा कि हाँ, मैं अविनाश हूँ। मैंने झूठ बोला। मैं घर वाले से कहा कि मैं मर गया हूँ, मगर मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, यह सच है। फिर मैंने अविनाश से कहा कि अब आप सच बताइए, क्या बात है, क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? अविनाश ने कहा कि हाँ, मैंने झूठ बोला था। इतनी बड़ी बीमारी मैंने झूठ बोली थी क्योंकि मैं तुम लोगों से दूर जाना चाहता था। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी माँ ने मेरी शादी तुमसे करा दी। मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी कि मुझे बीमारी है, और मैंने इसलिए ये झूठी रिपोर्ट बनवाई थी ताकि मैं तुम लोगों से दूर जा सकूं और अपनी पत्नी और बच्चे के पास आ सकूं। यह मेरी पहली पत्नी है। मैं इससे शादी कर चुका था, मगर माँ को नहीं बताया क्योंकि माँ कभी भी इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती और मैं इससे बहुत प्यार करता था। उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। माँ को पहले मना कर देख लिया था, मगर माँ मेरी बात नहीं मानी क्योंकि यह मेरी पत्नी नीचे ख़ानदान की थी, यानी कि नीचे कास्ट की है, और मेरे माँ बाप बिल्कुल भी इसे अपनाना नहीं चाहते थे। जब मैं हर कोशिश करके देख लिया, माँ और पिताजी को मनवाकर देख लिया, दोनों नहीं माने, तो मैंने दोनों से छुपकर अपने प्यार से शादी कर लिया था। जब घर आया तो माँ मेरे पीछे ही पड़ गई और मेरी शादी तुमसे करा दी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैंने सोचा कि तुम्हें परेशान कर तुम्हें तलाक दे दूँगा, मगर तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दी थी, और इसी वजह से मैं तुम्हें तलाक नहीं दे पाया। सोचता था कि मैं तुम्हें परेशान कर और तुम्हें घर से निकालवा दूँगा, मगर तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मैं तुम्हें यूँ ही परेशान करना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैंने झूठी बीमारी का बहाना बनाया और जानबूझकर डॉक्टर से करवाया कि मेरे बचने का कम चांस है, और इसी वजह से तुमने मुझे विदेश जाने का कहा क्योंकि यह मेरा ही प्लानिंग था। तुम मुझे विदेश जाने के लिए कही क्योंकि हर हाल में तुम मुझे ठीक करना चाहोगी। इसी वजह से मैं अपने साथ तुमको नहीं ले गया और अपने दोस्त को साथ में ले जाने की बात कही, और मैं अपने दोस्त को जैसा जैसा कहा उसने तुम्हें बताया, और फिर मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गया। मगर मुझे नहीं पता था कि यह सच एक दिन सामने आ जाएगा। यह मेरा ही बेटा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। फिर मैंने अविनाश से कहा कि तुम्हारा एक और बेटा है। तुम जब मुझे छोड़कर गए थे तो मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने अविनाश से आगे कहा कि तुम एक बार मुझे कहते, मैं तुम्हें छोड़ देती। सच तो एक न एक दिन सामने आना ही था। मेरी बात सुनकर अविनाश ने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने प्यार के सामने मजबूर था। फिर मैंने अविनाश से कहा कि एक बार जाके अपने माँ बाप से मिल लो, तुम उन्हें अपने ज़िंदा होने की खबर दे दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी और तुम उनके इकलौते बेटे हैं, वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मेरा क्या है, जैसे मैं जी रही थी वैसे ही ज़िंदगी जीऊँगी। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो और मैं अपने बेटे के साथ खुश रहूँगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।